हवा में घुला था जहर और कुछ ही घंटों में 20,000 से ज्यादा जिंदगियां बुझ गई। ये कहानी है 3 दिसंबर 1984 की, झीलों की नगरी भोपाल की। उस रात भोपाल गैस कांड का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसे झीलों की नगरी और राजा भोज की नगरी कहा जाता था, और बोला भी क्यों ना जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भोपाल से अच्छी झीलें कहीं पे नहीं पाई जाती है। यहाँ का शांत माहौल, हरियाली किसी का भी दिल मोह ले। लेकिन किसको पता था इस हरियाली को किसी की नजर लगने वाली थी, जिसने इस शहर की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। आइए जानते हैं भोपाल गैस कांड के बारे में। यहाँ मौजूद थी यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी, जो सेविन नाम की एक कीटनाशक बनाती थी, एक ऐसा पेस्टिसाइड जो किसानों की फसल कीड़ों से बचाता था। यहाँ मौजूद थी यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी। भोपाल में कुछ सालों पहले एक कंपनी खोली गई थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, जो कि अमेरिका की थी, और ये सीवन नाम के एक कीटनाशक को बनाती थी, एक ऐसा पेस्टिसाइड जो किसानों की फसल को कीड़ों से बचाता है। और इसको बनाने के लिए अगर कोई सबसे जरूरी चीज थी वो थी MIC गैस। काफी जहरीली गैस होती है, न जाने कितने केमिकल मिलाकर बनाई जाती है, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में से एक माना जाता है। जब ये कंपनी बनी थी शुरुआत में MIC गैस बाहर से अमेरिका से एक्सपोर्ट होकर हमारे देश में भोपाल में आई जाती थी। लेकिन कुछ साल 1980 में भोपाल में ही MIC गैस प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। कंपनी ने भोपाल में ही MIC गैस बनाना शुरू कर दिया। MIC गैस इस्तेमाल करने के लिए सबसे शुरुआत में 3 सिलेंडर थे MIC गैस के, उनको धरती के नीचे सेट कर दिया, और यही वजह बनते हैं भोपाल गैस कांड की। भोपाल गैस कांड की तारीख थी 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984 की एक ऐसी रात जिसमें 20,000 लोग लगभग मारे गए, जिसको इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह वो कभी नहीं देख पाएंगे। शुरुआत होती है फैक्ट्री से। चलिए चलते हैं फैक्ट्री की। रात में 12:05 पे कर्मचारियों को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जिनमें उनके समझ आने लगा कि किसी प्रकार की कोई बदबू है जो हवा में फैल रही। कर्मचारियों ने वह जानकारी तुरंत अपने कंट्रोल रूम में दे दी, लेकिन कंपनी काफी बड़ी थी तो कंट्रोल रूम में देते देते काफी देर हो जाती है, और जब तक MIC गैस लीक होना चालू कर देती है। वह MIC गैस काफी तेजी से पूरे शहर की ओर फैल गई, और उसी के साथ साथ सुबह होते होते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत आने लगी, जो कि MIC के लक्षण थे। उसी के साथ साथ उल्टियाँ, खांसी, आंखों में जलन, ये सब होने लगा। लोग घबरा कर घर से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर देखा लोग गिरने लगे, भागने लगे। पूरे भोपाल में सन्नाटे का माहौल छा गया। पूरे भोपाल में भागदौड़ मचने लगी। रोड पर देखा जा रहा था माँ अपने बच्चों को उठा रही थी, कोई बूढ़े भाग रहे थे, कोई बच्चे भाग रहे थे। लेकिन हवा में ही जहर था तो इसमें बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर लोग कितना ही किलोमीटर भाग पाते, लेकिन हवा से तेज तो नहीं भाग पाते ना। उस एक रात में करीब 20,000 लोग मारे गए, और करीब 5 लाख लोग आज भी उस जहर के साथ जी रहे हैं। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, इंसान की लापरवाही, कॉस्ट कटिंग और सिस्टम की नाकामी की कहानी है। और जिसका सबसे बड़ा सवाल आज भी है कि इतनी खतरनाक गैस MIC कि वो लीक कैसे हो गई, और अगर लीकेज हुई तो उसकी सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, सेफ्टी सिस्टम उस टाइम काम क्यों नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, लीकेज का शक तो पहले भी इंजीनियर को हो ही गया था, तो फिर कोई कार्रवाई, कोई सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं किया गया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। इसका प्रोडक्ट सेविन नाम से मार्केट में बेचा जाता था, जिसे किसान अपने खेतों में स्प्रे करके फसलों के मुताबिक कीड़ों से बचाते थे, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। यह प्रोडक्ट कई अलग अलग केमिकलों को मिलाकर बनाया जाता। इस कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो था इंग्रेडिएंट मिथाइल आइसोसाइनेट। 1969 में जब फैक्ट्री शुरू हुई थी तब MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था पूरी सेफ्टी के साथ। लेकिन MIC जब बाहर से लाया जाता था तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती थी, और वो कॉस्ट को बचाने के लिए MIC भोपाल में ही बाद में प्रोड्यूस करना चाहता कि वो पैसा बचा सके। अब इसके बाद सबसे पहले भोपाल की कंपनियों ने शुरुआत की कि हम MIC खुद बनाएंगे और उस MIC के द्वारा सेविन तैयार करेंगे। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट एक बेहद ही खतरनाक और जहरीला केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म से स्टोर किया जाता है। इसे रखने के लिए भोपाल की इस कंपनी ने, यूनियन कार्बाइड ने, धरती के अंदर 3 बड़े कंटेनर स्टोर किए हुए थे, जिसके अंदर MIC लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था। 3 दिसंबर 1984 की रात करीब 12 बजे वर्कर को MIC की गैस लीकेज का एहसास हुआ था, तो उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। अब जैसे ही कंट्रोल रूम को पता लगा, वैसे ही कंट्रोल रूम के जितने भी स्टाफ था वह स्टाफ तुरंत उन कंटेनर की ओर भागा जिसमें MIC स्टोर किया जाता था। यह टैंक्स मोटी कंक्रीट के नीचे जमीन के अंदर मौजूद। पहले धरती में गड्ढा किया गया, गड्ढा करने के बाद में कंटेनर स्टोर किए गए, उसके बाद ऊपर से प्लास्टर करके उसमें कंक्रीट किया गया, समझ रहे हो। और उस कंटेनर के पास में एक छेद करके एक पाइपलाइन सेट की गई जो कि धरती के अंदर से कंपनी के अंदर जाती थी। जब कुछ देर वो कंट्रोल रूम वाला पूरा स्टाफ परेशान हुआ तो उनको एक पाइपलाइन में छोटा सा लीकेज मिला। छोटा सा लीकेज देख के उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि छोटे से लीकेज से कितनी ही गैस निकलेगी, और इसी गैस के कारण इन लोगों को शायद गलतफहमी, तो उन्होंने उस समय अपना चाय का ब्रेक लेना जरूरी समझा, और सारा स्टाफ चाय पीने के लिए बाहर निकल गया कि एक ब्रेक से आके फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसी तरह की बातें करके सारा स्टाफ वहां से निकल गया। यूनियन कार्बाइड एक बड़ी कंपनी थी, तो उसमें छोटे मोटे लीकेज एक आम बात थी। जो लोग वहाँ पे काम करते थे, जो भी वर्कर्स थे वहाँ पे,
वह लोग अक्सर वहाँ पे शिकायत करते ही रहते थे कि यहाँ पे हमको सांस घुटने की प्रॉब्लम होती है। उसके थोड़े ही बाद वर्कर्स ने दोबारा कॉल किया क्योंकि उनको खांसी, आंखों में जलन अब काफी हद तक बढ़ चुकी थी और ये आम नहीं था। कंट्रोल रूम में प्रेशर अक्सर गलत रीडिंग दिखाते थे, इसलिए जब सुपरवाइजर ने देखा कि प्रेशर बढ़ रहा है तो उन्होंने सोचा कि शायद मशीन की गलती है। अब जब कंप्लेंट आई तो सुपरवाइजर का काम है कि वापस टैंक के पास जाकर चेक करना। तो दोबारा जब सुपरवाइजर टैंक के पास गया, अब उसको समझ में आया कि जो MIC के ऊपर कंक्रीट है वो वाइब्रेशन कर रही है और उसमें जगह जगह दरार मतलब क्रैक्स पड़ चुके थे। जब जाके उसको समझ में आया कि इसका प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका है और कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इतना कुछ करते करते उनको लगभग 12:30 बज चुके थे। अब सुपरवाइजर ने तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी, गैस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में क्या सेफ्टी की सुविधाएं थी, आइए वो जानते हैं। ऐसे इमरजेंसी के टाइम में वहाँ पे सेफ्टी के 3 डिवाइसेस वहाँ पे लगी हुई थी, गैस स्क्रबर, फ्लैट ओवर, वाटर स्प्रे सिस्टम। आइए तीनों जानते हैं। सबसे पहले गैस स्क्रबर समझते हैं। अगर कोई गैस लीक होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गैस स्क्रबर यूज किया जाता है, लेकिन जब सुपरवाइजर ने चेक किया था तो डिवाइस खराब पड़ी हुई थी। फिर आता है फ्लैट ओवर। फ्लैट ओवर का काम था कि अगर कोई गैस लीकेज होती है तो उसको हवा में फैलने से पहले वहीं पे जला दे, लेकिन यहाँ पर एक लापरवाही कर दी थी। कुछ दिनों पहले उस पाइप को वहाँ से हटाया गया था जो फ्लैट ओवर में लगी हुई थी। अब उस पाइप को हटाया गया लेकिन लगाना वहाँ पे भूल गए, इस वजह से फ्लैट ओवर यूज ही नहीं कर पाया। इसके बाद आता है वाटर स्प्रे सिस्टम, जिसका यूज चिमनी से निकलने वाली जो गैस रहती है उस पर पानी डालने के लिए होता है। जब पाइप निकाला गया पता चला कि वह इतना छोटा है कि चिमनी तक पहुंच ही नहीं सकता। यानी 3 सेफ्टी सिस्टम थे और तीनों में से एक भी काम नहीं कर रहे थे ठीक से। और अब ये जहरीली गैस फैक्ट्री की चिमनी से निकलकर हवा में घुल चुकी थी। जब सारे सिस्टम फेल हो चुके थे उसके बाद इमरजेंसी सिस्टम लागू कर दिया गया लगभग 1 बजे। उस वक्त हवा नॉर्थ दिशा में चल रही थी, जिससे चिमनी से निकलने वाली इस इनविजिबल गैस को भोपाल के साउथ के पूरे एरिया में फैला दिया। भोपाल शहर की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, ऐसी गैस बहुत भारी होती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो आसमान की ओर पूरी उड़ जाएगी। वह गैस धरती पे नीचे बैकग्राउंड लेवल पे जाके घरों में घुसने लगी। तो जैसे ही घरों में घुसी लोग खांसने लगे, आंखों में जलन पड़ने लगी, लोग घबराने लगे कि ये चल क्या रहा है। कुछ ही देरों में उनको ये समझ आ गया था कि ये सारा मंजर जहरीली हवा का है। कुछ देर खांसने और आंखों में जलन पड़ने के बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना और भागना शुरू कर दिया। अब लोग तेज तेज भागने लगे तो उनकी सांसें और तेज चलने लगी। जब रोड पे देखा तो लोग खांसने लगे, भागने लगे और एक एक करके सड़कों पे गिरते चले गए। पूरे भोपाल में अफरा तफरी का माहौल हो गया कुछ ही देरों में। इवन मेरी बात बताऊं मैं कि मेरी फैमिली के भी कुछ लोग उस टाइम में भोपाल पे ही थे और उनकी मुंह जुबानी मैंने सुना है कि इतने बुरे हालात भोपाल में चुके थे कि वो सब लोग घबराने लग गए। मेरे परिवार के 8 से 10 व्यक्ति उस समय भोपाल में थे। उन्होंने बताया कि सांस लेने में उनको काफी दिक्कत आने लगी क्योंकि ये शहर के काफी कोनों में रहते थे, शहर के अंदर ये नहीं थे, इसलिए ये बच गए और गांव से अगले ही दिन इनको घर पे लाया गया। ये टॉपिक पे वापस चलते हैं। क्या करके लोग घर से बाहर निकलने लगे, अफरा तफरी मचने लगी और कुछ ही देर में सड़कों पर लाशों के ढेर लगने लगे। और कंपनी में जितने भी सुपरवाइजर सब लोगों ने जो डिवाइस बंद पड़े थे उनको यूज करने की कोशिश की। सब लोगों ने कोशिश की कि जो गैस निकल रही है पाइप से, उस पाइप पे पानी का स्प्रे डालकर उस गैस को रोक दिया जाए, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्योंकि उन पाइप की स्प्रे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी ताकि वो पानी का प्रेशर लगा सके वहां तक। इसी प्रकार से कंपनी के सारे सेफ्टी सिस्टम फेल हो चुके थे। सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया गया। कुछ ही देर में जो कंपनी के आसपास के 8 किलोमीटर का एरिया था उसमें पूरी तरीके से गैस फैल चुकी थी और कुछ ही देर में देखते देखते छोटे से लेकर बड़े क्लिनिक, हॉस्पिटल सारे मरीजों से भर चुके थे और सबको सेम ही लक्षण थे। आंखों में जलन, खांसी, उल्टियां। हालत इतनी गंदी हो चुकी थी कि ना बेड बचे थे, ना हॉस्पिटल में जगह बची थी। इवन डॉक्टर खुद खांसते हुए इलाज कर रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने शुरू में बताया गया कि अमोनिया गैस है क्योंकि किसी को इस गैस के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि गैस आखिर आ कहां से रही है, इतना जहर कहां से फैला। लेकिन लोगों के जो इन्फेक्शन दिख रहे थे वो अमोनिया गैस से कई गुना ज्यादा जहरीले थे। किसी डॉक्टर को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अमोनिया गैस ही है तो इतनी कौन सी जहरीली गैस ये आखिर कौन सी नई मार्केट में आई है कि जिसका असर पूरे एरिया में हो चुका है। कुछ देर बाद काफी लोगों को जब इलाज किया तो डॉक्टर को समझ आया कि MIC गैस मिथाइल आइसोसाइनेट शरीर के अंदर के पानी से रिएक्ट कर रही है। इससे फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और सांस लेना नामुमकिन बनता जा रहा था। रात के करीब 3 बजे भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर लग चुके थे और बाद में सरकार ने जब गिने तो लगभग 3000 लोग सिर्फ एक रात में मारे गए थे। और अगले ही दिन ये आंकड़ा 20 से 25,000 तक पहुंच गया। करीब 5 लाख लोग आज भी इस जहर के साथ जी रहे हैं और इस तरह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल गैस कांड बन गया। बाद में कई साल बाद जांच में पता लगा इंडियन कार्बाइड के 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंकर्स जो MIC के थे उनमें से एक का नाम था E610 और यही इस एक बड़े हादसे का मुख्य कारण था। कंपनी के नियमों के मुताबिक कंपनी का एक रूल था कि इस गैस में 50% से ज्यादा गैस नहीं भरी जा सकती। मतलब आप टोटल पूरे एक टैंकर में 50% ही गैस भर सकते हो, लेकिन इसमें भी लापरवाही दिखाई गई। उस टैंकर में 75% गैस भरी गई। यानी उन टैंकर्स में जहां 30 टन MIC स्टोर की जानी थी वहां पे 42% स्टोर कर रहे थे। भोपाल गैस कांड अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और भोपाल गैस कांड
अगर देखा जाए तो इंसानी लापरवाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये अभी तक का। इतनी ज्यादा लापरवाही किसी कंपनी में नहीं की जा सकती और नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू सेफ्टी पे काम करना चाहिए हर कंपनी को। इस तरह का इंडस्ट्रियल डिजास्टर दोबारा ना हो। और इसी लापरवाही और ओवरलोडिंग ने भोपाल की उस रात को एक काली रात बना दिया। धन्यवाद। ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो हमेशा पोस्ट करूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि इस तरह की लापरवाही कभी दूसरी कंपनी में नहीं की जाए और ऐसे टर्म्स एंड रूल्स एंड कंडीशंस लाए जाए जिससे हमारे देश में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इनके सेफ्टी मेजर हमेशा टाइम पे चेक किया जाए। या टर्नओवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे गैस वगैरह लीकेज होती है इसमें लाखों करोड़ों लोग मरते हैं। इनके लिए सेफ्टी पे सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं किसी पार्टी के बिलोंग नहीं करता हूँ, ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते मेरा धर्म है कि मैं इंसानियत के बारे में सोचूं। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।